जॉन एस्पोजिटो उर्फ बिग जॉन, जिसे केटी अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो षड्यंत्र रचकर प्लान बना रहा था उसे अगवा करने का। मेरी नजर में बिग जॉन वो आखिरी इंसान था जो कभी भी मुझे किसी भी तरह की चोट पहुंचाना चाहता था। पुलिस को सही दिशा जाते देख केटी को राहत मिली, लेकिन अब तक वरुण के पास एस्पोजिटो के खिलाफ कुछ नहीं था और ना ही उन्हें पता था कि उसने केटी के साथ किया क्या है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हमारा डर यकीन में बदलता जा रहा था कि हम केटी को जिंदा नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें उसकी लाश ही मिलेगी। कुछ दिन बाद केटी ने कालकोठरी में आंखें खोली। एस्पोजिटो ने मेरी गर्दन पर एक चेन बांधी थी। मैं समझ गई थी कि जो चाबी मैंने उठाई थी वो शायद उस ताले को खोलने में काम आएगी, तो मैं कम से कम अपनी वो चेन खोल सकी। पर चेन खोलने से पहले मैं गिन लेती थी कि कितनी कड़ियां चेन की एक तरफ और दीवार से ताले तक छोड़नी है। जब वो एस्पोजिटो को आते सुनती तो खुद को दोबारा वैसे ही चेन से बांध लेती जैसे वो करता था, लेकिन ऐसे मौके कम होते गए और वो इसलिए की क्योंकि पुलिस को यकीन था कि गुनहगार वही है। वो अब उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। पुलिस ने उसके घर के आसपास बहुत सख्त निगरानी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि वरुण भी पूछताछ के लिए घर के अंदर गए थे। उसके चेहरे का उड़ता हुआ रंग मुझे साफ नजर आ रहा था और मेरा शक गाढ़ा होता जा रहा था कि केटी के अपहरण में जॉन एस्पोजिटो का हाथ जरूर है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो एस्पोजिटो ने केटी से मिन्नतें शुरू कर दी, लेकिन वो बच्ची झांसे में नहीं आई। पुलिस को लगने दो कि तुम मर गई हो, लाश जैसी लेट जाओ, मैं फोटो खींचता। पुलिस ये देखेगी तो तुम्हें ढूंढना बंद कर देगी। और केटी, वो समझदार बच्ची, वो अक्लमंद बच्ची, जानती थी कि ये उसकी मौत की सजा बन सकती है। उसने साफ इनकार कर दिया। ना ही उसने मरने की एक्टिंग की और ना ही फोटो लेने दी। उसके बाद से मैं बहुत ही कम सोने लगी और साथ ही साथ मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरे खाने में कुछ मिला देगा, कोई नींद की दवा या इस तरह की कोई और दवा, कुछ भी, ताकि मेरी सोते हुए लाश जैसी तस्वीर ले सके और मुझे ढूंढने की सारी कोशिशें पुलिस बंद कर दे। इसके बाद केटी ने उसे आईना दिखाना शुरू किया, उससे सवाल पूछे इस उम्मीद में कि उसे एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो पागलपन है। मैंने पूछा कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, यहाँ पे रह के जिंदा कैसे रहूंगी। मैं कहती थी कि मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए हैं, और वो मजे लेके कहता था कि ओ शादी तो तुम्हारी मुझसे होगी, बच्चे हमारे होंगे। तो मैं उससे कहती थी कि मुझे ये नहीं करना है। मुझे उससे घिन आती थी। मैं बस 10 साल की ही थी, तो मैं उसे दूर की सोचने पर मजबूर करती थी ताकि वो सोचे कि ये सब होगा कैसे। पुलिस की इतनी कड़ी निगरानी, वरुण का हमेशा साये की तरह पीछे रहना और केटी के लगातार सवाल और ताने अब उसे कमजोर बना रहे थे। उसने केटी को बताया कि वो या तो खुद को खत्म कर देगा या फिर भाग जाएगा। वो जानती थी कि अब या तो वो इसे भी मार देगा या इसे इस कालकोठरी में मरने को छोड़ देगा। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। मुझे लगता है शायद पुलिस का लगातार उसका साये की तरह पीछा करना, मेरे हजारों सवाल और मेरा ये कहना कि मेरी तबीयत खराब है, ये सब कुछ उसे थका चुकी थी। उस पर इतना दबाव बन रहा था कि उसने जाकर अपने वकील से बात की। उसने कहा मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है, और उसने कहा मुझे पता है केटी कहाँ है। वकील ने पूछा इसका क्या मतलब। उसने कहा वो दीवार के पीछे। इस खुलासे के बाद वरुण और केस से जुड़े बाकी सभी को समझ आया कि जॉन एस्पोजिटो कोई आम अपहरण करता नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड था। एस्पोजिटो ने ले जाकर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को तहखाने तक पहुंचने का पूरा रास्ता दिखाया। आप मानेंगे नहीं, पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने उनको तकरीबन 30 से ज्यादा स्टेप्स दिखाए जो उस तहखाने तक पहुंचने के लिए जरूरी थे।